Okay, let us start with the section C. Anirudh took two metal oxide, aluminum oxide and magnesium oxide as shown in the picture, but he forgot to label them. How will you guide or help Anirudh to identify the oxide that he labeled? अब दो जो है कलरलेस सॉलिड है, ठीक है, तो एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर पता होगा दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है. अब एम्फोटेरिक नेचर में होगा तो इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. बट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मेटेलिक ऑक्साइड है, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड. और बेसिक ऑक्साइड जो है, जो कौन से लिटमस पेपर टर्न करेंगे, इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है. आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. और यहाँ क्या लिखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर while magnesium oxide is slightly soluble in water, ठीक है. ये डिफरेंशिएट टेस्ट एक हो गया. दूसरा, aluminium oxide reacts with acid and base while magnesium oxide reacts with only acids, ठीक है. नेक्स्ट दिया हुआ है कि इन एन एक्टिविटी आयशा was given two substance, copper sulfide and copper oxide. To obtain copper from this compound she was able to extract copper successfully. Illustrate with the help of chemical equation how Aisha might have completed the activity. अब यहाँ पर उसने क्या रिएक्शन किया होगा, देखो यहाँ पर कॉपर का सल्फाइड है तो यहाँ रोस्टिंग करनी है. सो दैट इज Cu2s प्लस O2 फॉर्म्स Cu2O प्लस SO2, ठीक है. रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा. फिर नेक्स्ट Cu2O फॉर्म हुआ तो Cu2O वापस से Cu2s से रिएक्ट करेंगे और ये कॉपर फॉर्म करेगा एंड इट विल रिलीज विच गैस, SO2 गैस. तो ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट सल्फाइड ओर, जिसको हम कॉपर ग्लैंड्स बोलेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, गिवन द फिगर इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड एक्स एंड वाई कंपाउंड को नेम करना है. अब ये जो रिएक्शन है दैट इज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. NaCl H2O CO2 NH3 क्या देगा, यहाँ पर हीट करना है, यहाँ पर क्या मिलेगा, NaHCO3. तो यहाँ पर ये NaHCO3 और ये है NH4Cl, ठीक है. अब NaHCO3 को वापस से आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. अब Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके इट विल फॉर्म Na2CO3.10H2O. ये चीज जो है वो फॉर्म हो जाएगी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. यू आर गिवन 3 अननोन सोल्यूशन A और B और C. इसका pH दिया हुआ है 6, 8 और 9.5. पूछ रहा है इन विच ऑफ द सोल्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब H प्लस आयन सबसे ज्यादा किस में होंगे. अब सीधी बात है, जिसका pH कम है उसमें H प्लस आयन भी ज्यादा होंगे. तो जो A है उसका pH 6 है, उसमें सॉरी मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन है, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन जिसका pH लेस उसमें हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा, तो A के अंदर H प्लस आयन ज्यादा होंगे. अरेंज द गिवन सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयंस. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है, ठीक है. तो ये C वाला, इसमें सबसे कम आयंस है, फिर B वाले में और लास्ट में A वाले में, बिकॉज C का pH 9.5 है और A का pH जो है वो 6 है. Then comment on the following. Bee sting is treated with baking soda and whereas web sting is treated with dilute vinegar. अब यहाँ पर bee sting जो है वो एसिडिक नेचर में होता है, इसलिए जो है हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, बेस ऐड करते हैं, ठीक है. और वेब स्टिंग जो है उसका नेचर जो है बेसिक होगा, उसका जो भी इंजेक्ट करेगा इट इंजेक्ट्स बेस. सो उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विनेगर यूज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है कि बी स्टिंग का नेचर एसिडिक होता है इसलिए बेकिंग सोडा यूज करना है, और वेब स्टिंग का जो है माइल्ड बेसिक होता है तो उसके लिए हमें एसिड यूज करना है, एसिटिक एसिड या विनेगर यूज करना है, ठीक है ना. फार्मर ट्रीट सॉइल विथ क्विक लाइम व्हेन टिलिंग. क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मेटेलिक ऑक्साइड होगा और बेसिक ऑक्साइड होता है. तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाए तब हम क्विक लाइम यूज करते हैं. तो यहाँ लिखा है कि सॉइल का जब नेचर एसिडिक हो जाएगा तो उसको नलीफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें जो है वो क्विक लाइम ऐड करना पड़ेगा.
या फिर चौक बोल सकते हो, स्लेक लाइम, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. Ancient sculpture and marble structure are conserved by treating them with the certain chemicals. अब जो पुराने स्ट्रक्चर्स है उन पे सब केमिकल्स का लेयर आ जाता है, ठीक है. वेदरिंग, पॉल्यूशन, डैमेज हो सकते हो, ठीक है. And certain chemicals such as calcium carbonate solution are used to stabilize and protect this structure for further deterioration. तो यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट का जो है केमिकल यूज कर सकते हैं ताकि वो फर्दर जो है वो करोड ना हो. 29 question. Water is used by the leaves by the plant of the plant for photosynthesis, but rather than watering the leaves, we water the plants through the soil. Actually क्या करता है, soil water absorb करता है by the process of osmosis. water absorb करेगा और xylem के थ्रू पूरे plant body में water जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, सॉइल के थ्रू ऑस्मोसिस एंड देन ट्रैवल्स टू द प्लांट थ्रू द जाइलम टिश्यू ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है. अब 30 क्वेश्चन की बात करें जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से है, जिसमें फादर के लॉन्ग हेयर्स है, ईयर्स है, और मदर के शॉर्ट ईयर्स है. और इफ द पेरेंट हैड प्योर डोमिनेंट रिसेसिव, मतलब जो लॉन्ग ईयर्स है वो डोमिनेंट है और शॉर्ट ईयर्स जो है वो रिसेसिव है, तो F2 जनरेशन निकालना है. देखो लॉन्ग ईयर्स के लिए कैपिटल L ले लो, तो ये फादर के हो गए. सो यहाँ पर मदर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग रिसेसिव लेंगे, तो स्मॉल एल. तो यहाँ पर क्रॉस करना है कैपिटल L स्मॉल एल, कैपिटल L स्मॉल एल, ठीक है. फिर ये कैपिटल L स्मॉल एल और कैपिटल L स्मॉल एल. तो ये फर्स्ट जनरेशन होगा जिसमें सब जो है वो लॉन्ग ईयर्स रहने वाले हैं, ठीक है. सेकेंड जनरेशन में कोई भी दो को आप क्रॉस कर दो. दिस इज फॉर लॉन्ग एंड दिस इज फॉर शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट. तो कैपिटल L, कैपिटल L, कैपिटल L स्मॉल एल, स्मॉल एल कैपिटल L है, एंड स्मॉल एल, ठीक है. तो यहाँ पर कैपिटल L है, ये भी कैपिटल L है, ये भी कैपिटल L है. तो तीन जो है वो क्या हो गए, लॉन्ग ईयर्स, और एक जो है वो शॉर्ट ईयर्स. तो ये F2 जनरेशन का अपना रेशियो है, दैट इज 3:1. इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड मदर हैज अ लॉन्ग ईयर, क्या F2 जनरेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है? तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. रिजल्ट क्या आएगा, नो, बिकॉज एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना. उसके बाद द डायग्राम बिलो शो द स्पेशल केस ऑफ आई डिफेक्ट. व्हाट इज द डिफेक्ट इन द फिगर? तो यहाँ पर जो है इसको पास की चीज नहीं दिख रही है, ठीक है. मतलब इसको फार साइटेडनेस है, इसको दूर का दिख रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है, और पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है ना. तो ये हाइपरमेट्रोपिया रहने वाला है. सो दिस केस इज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. सो यू कुड राइट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है. हाइपरमेट्रोपिया वाला केस है. स्टेट 1 कॉजेज ऑफ सच डिफेक्ट. इसका मेन कॉज क्या होगा? यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, इसको ज़्यादा कन्वर्ज करना चाहिए और रेज पीछे जा रही है. तो हम लिख सकते हैं लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. ये रीज़न हो सकता है लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना. आफ्टर दैट एक्सप्लेन विद द रीजन इफ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड. अब अगर आप कॉन्केव लेंस यूज करोगे, कॉन्केव लेंस तो और डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेज को तो और पीछे लेके चला जाएगा, तो जो दिख रहा है वो तो अभी दिखेगा नहीं, ठीक है. तो कॉन्केव लेंस जो है हम लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है. साइड जो है और खराब हो जाएगी कॉन्केव लेंस अगर आप यूज करते हो तो. स्टेट द रिलेशन बिटवीन R एंड L. ठीक है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस जो है इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है. अब फर्स्ट सेकेंड और साथ में अगर आप कंबाइन कर दो तो ओवरऑल क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू, या फिर ये प्रोपोर्शनल साइन रहने दो, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A.
व्हेन यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन एक कांस्टेंट आएगा, तो r इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये आपको मेन रिलेशन मिल जाएगा। अगर आपको समझाना है कि रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेशन क्या है, देखो रेजिस्टेंस भी न्यूमरेटर में है, लेंथ भी न्यूमरेटर में है, तो इनका रिलेशन क्या है, दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस वैसे ही इंक्रीज होगा। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, पहले ऊपर जो क्वेश्चन था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया जो है, इट इज इन द ह्यूमन आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इजीली देख सकते हैं बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। और मायोपिया के अंदर द पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कुड नॉट सी द फार बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट वुड बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, और मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होगा। ये डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और इसको कॉन्केव लेंस। ठीक है, क्वेश्चन का जो है हाइपरमेट्री मायोपिया ऊपर ही क्वेश्चन था। आफ्टर दैट डिफाइन करना है, यूजिंग फॉर्मूला डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी जो है इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ जो है वो वायर की 1 मीटर रहेगी और जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा वो 1 मीटर स्क्वायर रहेगा। देन यू हैव दिस क्वेश्चन, explain why the deflection of a compass needle reduce as Mona move away the compass needle from the current carrying wire। अब यहाँ पर जो है वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो करंट का फ्लो जो है ऐसे रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ कंपास प्लेस्ड है। अभी आप कंपास को और दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम हो जाएगी। सो एज वी मूव अवे द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज। तो यहाँ लिख सकते हैं एज रेडियस इंक्रीजेस, जैसे आप दूर ले जाओगे कंपास को, एज रेडियस इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है, जितना आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज इन द सर्किट दैट वुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, जब आप करंट बढ़ा दो, आप करंट सप्लाई बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर इन द केस डिस्क्राइब इन द अबव। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, अगर हमें मैक्सवेल का थंब रूल पता है, ठीक है, तो थंब जो है वो करंट रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्ल फिंगर जो है इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि क्या होगा, क्लॉकवाइज। फाइन।